जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं ऐसा लाइव भारत, नए भारत का नया मीडिया, मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं शीतल राजपूत लाइव में। अवधेश कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश की राजनीति पर और तमाम मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं। और मुद्दा जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो पिछले कुछ दिनों से काफी गर्म रहा है, और यह है आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते का मुद्दा। यानी ऐसा कहा जा रहा था कि दोनों के बीच में कुछ तनातनी चल रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद कुछ बयान संघ की तरफ से भी आए, और ऐसा कहा जाने लगा कि दोनों के बीच में सब ठीक नहीं चल रहा है। आखिर क्या सच्चाई है इन बयानों के पीछे की? आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता आज की तारीख में कैसा है? ऐतिहासिक तौर पर पिछले सालों में कैसा रहा है? ये भी कहा जाता है कि सरकार में भी उनकी दखल। तो ये सब कुछ हम समझेंगे अवधेश जी से, जिनकी गहरी पैठ है इस मुद्दे पर। अवधेश जी, बहुत स्वागत है ऐसा लाइव भारत में। आज आप मेरे इस चैनल पर पहली बार मेरे मेहमान बन रहे हैं। पहले तो हमारी काफी डिस्कशंस हुए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत स्वागत है आपका ऐसा लाइव भारत में। और पहले तो कैसे हो आप? इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने टीवी की दुनिया से अलग होके अपना काम शुरू किया है, और ये तो मेरा दोष है कि मैं उस प्रकार से आपका सहयोग नहीं कर सका, लेकिन आपने मुझे बुलाया। आप एक देश की जानी मानी पत्रकार और देश के श्रेष्ठ एंकरों में गिनी जाती हैं, तो आपके साथ बात करके मुझे भी आनंद आएगा। मैं चाहता भी हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं, और लोगों से अपील भी है कि शीतल राजपूत एक शुद्ध पत्रकार हैं। इनकी पत्रकारिता में न कोई राजनीति है, न कोई विचारधारा है, केवल पत्रकारिता है। इसलिए उस रूप में बहुत इसको धन्यवाद। देखिए। इसमें हमेशा जो है निष्पक्षता होती है। तटस्थता तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि तटस्थता पत्रकारिता नहीं है। मैं ये मानता हूँ निष्पक्षता पत्रकारिता है। बहुत धन्यवाद इन शब्दों के लिए। सवाल मेरा वही कि आरएसएस और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है अवधेश जी? जब आप देखेंगे इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के को लेकर जो भी बातें हो रही है, वो तो न संघ कह रहा है न बीजेपी कह रहा है। दोनों में से किसी ने नहीं कहा है कि हमारे संबंध में किसी प्रकार का खटास है, या हम किसी बात को लेके एक दूसरे से नाराज हैं, या हमारे अंदर असंतोष है। ये ज्यादातर विरोधी विपक्षी उठा रहे हैं, जो कल तक आरएसएस को फासिस्टवादी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, जो बीजेपी को भी एक फासिस्टवादी, एक डिक्टेटर पार्टी, हिंदुत्ववादी, और वो भी फंडामेंटलिस्ट, एंटी सेकुलर और दक्षिणपंथी जो नाम देते हैं, ज्यादातर वही है। और फिर मीडिया का है, पत्रकारों का तो हमारी एक पत्रकार के रूप में तो भूमिका होती है कि अगर कोई शब्द ऐसे आए हैं, उस शब्द से तात्कालिक घटनाक्रमों को लेकर कुछ संदेश संकेत मिलता है तो हम अपनी टिप्पणी करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो टिप्पणियां आई हैं, उनमें उस प्रकार की समझ बूझ का अभाव रहा है जो आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जो हुई है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी के जो नागपुर में भाषण हुए थे 10 जून को। और वो भाषण वहां जो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर होता है, प्रशिक्षण वर्ष 3 वर्ष का होता है उनके यहाँ। अब उसका नाम बदल गया, पहले ओटीसी होता था, संघ शिक्षा वर्ग, अब उसका नाम बदल गया, कार्यकर्ता विकास वर्ग उसका नाम हो गया है। अब उन्होंने उसको बदला है कि जिस कार्यकर्ता में, जिस स्वयंसेवक में जो गुण हो उसको विकसित किया जाए, ताकि समाज और देश में उस दिशा में उसका काफी योगदान हो। तो उस दृष्टि से अब कार्यकर्ता के विकास वर्ग का जो अंतिम दिन होता है, जो समारोह जिसको बोलते हैं, अंतिम दिन का वो भाषण था। उस दिन के भाषण का उद्देश्य यही होता है कि हम इस प्रकार से भाव भंगिमा से बोलें कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक इमोशनल, अपने अपने काम को लेके, एक विचारधारा को लेकर, और भविष्य में ज्यादा से ज्यादा समय देके वो देश का और संगठन का काम करें। बहुत सारे लोग अपना पूरा जीवन भी लगा दें प्रचारक के रूप में। ये उद्देश्य होता है उस समय के भाषण का। तो जो जी। लोग इसको जानते नहीं है, उनके लिए तो हो गया कि अगर उन्होंने ज्यादातर क्या कहा, 2-3 शब्द थे। एक, उन्होंने अहंकार शब्द का प्रयोग किया है कि सेवक और अहंकार। तो सेवक को नरेंद्र मोदी जी से जोड़ दिया गया, प्रधानमंत्री से अहंकार को जोड़ दिया कि उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि सामान्यतः जो जो लोकतंत्र है उसमें कोई विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष हो सकता है, कोई विरोधी नहीं होता है, प्रतिपक्ष हो सकता है। तो इन 2 शब्दों पर ज्यादा से बहस हुई है, और खूब हुई है, अभी भी हो रही है। बड़े बड़े लोगों ने, जो स्वनाम धन्य पत्रकार हैं ये लुटियंस मीडिया में, अब तो लुटियंस मीडिया नहीं रहा, मैं उसको खान मार्केट गैंग कहता हूं।
जिस पर अभी अशोक, हमारे मित्र अशोक श्रीवास्तव जी की एक पुस्तक भी आ गई है, आपको भी कहूंगा जरूर पढ़िएगा। इनफैक्ट अवधेश जी, ऑन अ लाइटर नोट, अभी इतना इतना ज्यादा चर्चा में रहता है खान मार्केट और जो उसके साथ में शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि मैं पिछले दिनों खान मार्केट घूमने गई। हालांकि उस खान मार्केट गैंग का उस खान मार्केट से लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्योंकि लुटियंस मीडिया पहले थी, वो हमारे आपके जैसे पत्रकार को बुद्धू समझती थी। जो आदमी झूठा, एक सेकुलरिज्म का, सेकुलर तो हम सब लोग हैं, हमारे अंदर किसी मजहब के प्रति, धर्म के प्रति, उनकी जो उपासना पद्धति है उसके प्रति कोई दुर्भाव हो नहीं सकता है। मैं कई बिल्कुल बार नहीं, तो बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटल में था, एक मौलाना जी आए कि आपके बेड पर नमाज पढ़ सकता हूं, मैंने आराम से पढ़ी है, मुझे तो कोई समस्या नहीं है उसमें। तो हम लोगों को तो नहीं है, लेकिन वो जो एक सेकुलर होती है कि जिसमें हिंदू बोलना जो है वो एंटी सेकुलर हो जाता था, हिंदू संगठन कहना एंटी सेकुलर हो जाता था। तो वो जो सेकुलरिज्म की एक परिभाषा थी, जो कि पूरा एक कल्चर यहाँ था, उसको अब वो विस्तार हो गया है। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद एक पूरा खान मार्केट गैंग उससे जुड़ा है, जिसमें सिक्युलर कहा जाने लगा, सिक्युलर। जिसमें 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 वो जर्नलिस्ट भी हैं, जिसमें एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें कुछ बड़े व्यवसायी हैं, दुनिया भर के कुछ बड़े बड़े संस्थान हैं जो चाहे मानवाधिकार के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर करते हैं, अलग अलग और दूसरे इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े नाम है उसमें, दुनिया के बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जॉर्ज सोरोस से लेके ऐसे लोग। तो वो सब हम लोग मानते हैं कि अब ये लुटियंस मीडिया जिसको हम कहते थे, वो एक खान मार्केट गैंग के रूप में विस्तारित हो गया। भारत केंद्रित बात करनी है तो उसमें हो गया, तो हम लोग उसमें आते नहीं है। उसने इस इशू को ज्यादा बनाया है। और जो आर्टिकल मैं देख रहा हूं, मुझे हंसी आती है कि कई बड़े बड़े नाम जो सोचते, जिनके बारे में पहले कहा जाता था, आपने भी देखा है कि टीवी की पत्रकारिता में 5 7 8 नाम बड़े बड़े होते थे, वही न्यूज की एनालिसिस करेंगे, वही इलेक्शन करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली। समय ने ध्वस्त कर दिया उनको। जब हम लोग एक टेलीविजन पर बैठते थे, तो मैं अकेले आपके साथ सेफोलॉजिस्ट होता था और सारे आंकड़े हम लोग रखते थे, तो लोग कई बार सोचते थे कि चलो पूरी पूरी टीम काम कर रही है, एक एक आदमी, दो दो आदमी कैसे कर ले रहा है। वैसे लोग आ गए काम करने तो ध्वस्त हो गए। तो इन लोगों की अपनी जब कुंठा होती है, वो एक नफरत है। ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये इशू जो बना है, कि किसी विचारधारा का विरोध करना है, वो समझ में आती है, आपकी असहमति हो सकती है, सामाजिक एक स्वस्थ समाज का लक्षण है बहस करना, एक दूसरे से असहमत होना। लेकिन स्वस्थ समाज का ये लक्षण नहीं है कि हम किसी को बिना जाने हुए अपने को केवल सेकुलर कहे जाएं, इसके लिए उससे उसको उसके विरुद्ध इतना घृणा पाल लें, इतना नफरत पाल लें कि अब जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गया तो इतनी नफरत घृणा है कि उसके बारे में कुछ भी कर दो, इसको जाना चाहिए। सत्य है नहीं, उससे कोई लेना दे नहीं। आरएसएस से इतनी नफरत और घृणा है कि उसके बारे में कुछ भी लिख दो। तो वो जो एक गैंग है, उसने इस इशू को ज्यादा उछाला है। एक बात होती है मोहन भागवत जी के इशू को। अब जो उनकी भाषा आई है, मैं आपको उसको वो पंक्ति पढ़ के सुना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या ये जी। बातें बोली हैं। वो ये कह रहे हैं, हाँ ये आइए, वो कह रहे हैं, उनका भाषण की पंक्ति है। कल ही आदरणीय सत्य प्रकाश जी महाराज ने हमको कबीर जी का एक वचन बताया। कबीर कहते हैं, निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंधा होई, कर्म करे करता नहीं, दास कहाए सोई। अब वहां क्या था कि उनके कार्यक्रम में 3 अन्य लोगों का भाषण हुआ था, जिसमें 2 साधु थे, संत थे। तो उन्होंने भाषण दिया था। इसका अर्थ है, इसी में आता है कि जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, उसकी कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। अब सेवक मतलब नरेंद्र मोदी अपने को देश का सेवक बताते हैं, तो सब लोग वहां वहां स्वयं सेवकों के अर्थ में वो सेवक था। आगे वो कह रहे हैं, आगे वो बोलते हैं कि जैसा कि तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा, यानी अपनी आजीविका पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए, और कौशल पूर्वक जीविका कमानी है, लेकिन दूसरों को धक्का नहीं लगाना चाहिए। ये मर्यादा भी उसमें निहित है, वही मर्यादा अपना धर्म है, संस्कृति है। अब जो विवाद है वो अंतिम लाइन पर आ रहा हूं। जो पूज्य महंत गुरुवर महंत रामगिरी जी महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है, कर्म करता है, कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता, वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अब आप बताइए, वहां स्वयं सेवकों को साधुओं ने कहा कि कौन सेवक है, कर्मों में लिप्त नहीं होता है,
लेकिन हमने ऐसा बना दिया जैसे वो बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी अहंकारी है। आप एक नहीं तो ये बात, प्रधान सेवक के लिए बात कर रहे हैं, मतलब लोगों ने इसको तो ऐसा उसको ट्विस्ट दे दिया। लोगों ने नहीं बनाया है, वो जरूर वो जो एक खान मार्केट गैंग है जिसमें आजकल वर्ग ने, कांग्रेस के एक भी लोग वर्ग हैं, ने। जिसमें कांग्रेस के भारी संख्या में लोग हैं, पुराने सोशलिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट हैं इस देश में, जो इस देश के हर सच को झूठ और झूठ को सच बनाने पर लगे हुए हैं लंबे समय से। और इस बार उनका झूठ चल भी गया चुनाव में। तो वो जो उनका नैरेटिव था झूठ का, वो सब चल गया, इस बार काफी हद तक चला है। तो अब ये जो वो कह रहे हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से देश से भी मैं पूछ रहा हूं, क्या अगर मोहन भागवत जी ने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया है लेकिन लोगों ने मान लिया नरेंद्र मोदी के बारे में बोल दिया, तो क्या मोहन भागवत जी ये बोल रहे थे कि सारा अहंकार नरेंद्र मोदी में है, सारी गड़बड़ी बीजेपी में है, और राहुल गांधी में, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, एमके स्टालिन, इनमें तो है ही नहीं, तो सारे दोस्त जो है नरेंद्र मोदी में, ये तो अहंकारी है ही नहीं, उनका भी तो उन्होंने नाम नहीं लिया। अगर अर्थ लगाना है तो हम दोनों तरफ से अर्थ क्यों नहीं लगा सकते? अगर उन्होंने, हालांकि उन्होंने आगे राजनीति पर भी बोला है, उसको भी मैं थोड़ा कोट कर दूंगा। हाँ प्लीज तो प्लीज। तो अगर उन्होंने बोला है तो केवल माने जिससे हमारे रिश्ते हैं, जो हमारा आदमी है, जो हमारा स्वयं सेवक है, जिसको 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में सरसंघ चालक ने मंच से कहा कि मैं जानता हूं कि ये तपस्वी हैं, उसको 4 महीने बाद वो अहंकारी बोल देंगे। और जिन लोगों ने पानी पी पी के गालियां दी हैं और आज भी संघ को देते हैं, सरसंघ चालक के बयान को झूठे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उसको झूठे तरीके से पूरे चुनाव में प्रचार किया, उनको उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया। अगर सरसंघ चालक की बात इतनी ही अच्छी लगती है तो विपक्ष भी थोड़ा मान ले कि उन्होंने आगे क्या कहा है करने के लिए। तो इसीलिए मेरा, हालांकि ये गलतफहमी केवल बीजेपी, ये गलतफहमी बीजेपी के अंदर भी पैदा हो गई, कुछ आरएसएस के जो न जानने वाले लोग हैं उनके अंदर भी पैदा हुई, क्योंकि मैंने जब इस पर टेलीविजन पर बोला और मैंने आर्टिकल लिखा तो हमको कई बड़े लोगों ने पूछा कि भाई सरसंघ चालक तो वही लग रहा है बोल रहे हैं। तो अब जब आगे हम बढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने कहा राजनीति है पे। कि अब राजनीति तो अहंकार और सेवक से बड़ी राजनीति तो इसमें ज्यादा हो ही नहीं है। तो बाप को बता दिया, अब आप सनसनीखेज चीजें किसी को बनाएंगे जो है ही नहीं, जो है नहीं उसको बनाएंगे। अब आपकी समझ में आ गई कि सेवक और अहंकार उन्होंने कहा कहा है। तो जो सच्चाई होती है ना, उसमें सनसनाहट नहीं होती है, उसमें सेंसेशन नहीं होता है, उसमें वो एग्रेशन नहीं होता है जो पत्रकारिता में किया जाता है, ये सच्चाई है। अब जब वो आगे कह रहे हैं तो बताते हैं कि भाई जो चुनाव है वो लोकतंत्र में आवश्यक है, ये आवश्यक प्रक्रिया है, और इसमें 2 पक्ष होते हैं, इसलिए उसमें स्पर्धा रहती है। वैसे राजनीति पर उन्होंने कुछ नहीं बोला है, वैसे राजनीति पर उन्होंने नहीं, शास्त्रीय बात उन्होंने की है। अब वो कहते हैं कि मर्यादा स्पर्धा रहती है, उसमें दूसरे को पीछे करने और स्वयं को आगे करने बढ़ने का काम होता है। अब आगे वो बता रहे हैं कि परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना, चुने हुए लोग संसद में बैठकर देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे, तभी ये देश जो है चलेगा। अब आगे वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ के बताते हैं कि ऋग्वेद में कहा गया है कि हम सब जो है समान मन मिलके चले, हमारा समान चित्त हो सब जगह, उन्होंने कहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि व्यक्ति का चित्त और मानस अलग अलग होता है, 100% मत का मिलान नहीं होता है। इसीलिए संसद में 2 पक्षों को भी आवश्यक कहा गया है, क्योंकि एक पक्ष से पूर्णता नहीं होती है, जब दूसरा पक्ष बोलता है तब वो पूर्णता होती है। लेकिन आज का समय यह है कि इतना असत्य का सहारा लिया गया है, तकनीक का उपयोग करते हुए असत्य बातें परोसी गई है, इसमें दूसरे पक्ष का भी सत्य नहीं आता है, इसलिए उसमें दूसरे को धक्का देना, उसमें झूठ चलता है। तो ये जो बातें, वो जो बातें आई है सामने, वो इस संदर्भ में उन्होंने कहा है। उनका ये कहना था कि अब चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव खत्म होने के कारण अब जो हमारे अंदर ये स्पर्धा हुई है एक दूसरे को धक्का देके जीतने की, उसको झूठ में प्रयोग किया गया है। ऐसे देश नहीं चलता है। जिन लोगों ने झूठ चलाया, उनको अगर देश चलाना है, देश का काम करना है, तो ये तो भारत की विद्या नहीं कहती है। तो इस ढंग से तो ये देश ऊपर नहीं जा सकता है। आगे वो सरकार की प्रशंसा करते हैं, वो कहते हैं कि इस देश की प्रगति हुई है और दुनिया इसको मानती है।
लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना है, देश के सामने चुनौतियां हैं और सबको मिलकर उसका सामना करना है। और उसके लिए आवश्यक यह है कि इस झूठ से या सत्य से बाहर निकल के इस देश के नेता अपने दायित्व को समझे, उनका ये इतना कहना है। तो अब ये केवल नरेंद्र मोदी के लिए होगा, केवल ये अमित पूरे शाह के लिए होगा, पॉलिटिक्स के लिए, पूरे और ये पॉलिटिकल विपक्ष स्पेक्ट्रम के विपक्ष लिए। के लिए। हाँ, तो जब अगर मैं, क्योंकि मेरे पास वो 45 मिनट का वीडियो था, फिर मैंने संघ के लोगों को कहा कि मुझे जो है वो रिटर्न दीजिए, तो मेरे पास इस मोबाइल में 4006 शब्द के पूरे ट्रांसक्रिप्ट है। क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जब लिखता पढ़ता हूं तो एक बार चीजों को उस ढंग से देखता हूं, फिर पूरी उसके बाद में। रिसर्च होती है आपके पास, पूरी पोथियां होती है, ये हमने खुद देखा है। तो अब इसके दो पहलू है। अब इसमें जो दूसरा पहलू है कि संघ का बीजेपी को, संघ को अगर कुछ कहना होगा तो संघ के अपने माध्यम होते हैं कहने के। जैसे आने वाले अगस्त में जो है वो समन्वय बैठक होनी है। समन्वय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी रहेंगे, संघ के अधिकारी रहेंगे, उसमें संघ के भाजपा के लोग अपनी बात कहेंगे, संघ के उसके चैनल बने हुए हैं, उसके चैनल बने हुए हैं और उस चैनल पर वो अपनी बात रखी जाती है। दूसरा, अगर सरसंघ चालक को बात करनी होगी तो वो सार्वजनिक मंच से, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के शिविर से वो बीजेपी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। सरसंघ चालक एक बड़ा कद होता है, आपने देखा होगा कि बिल्कुल। प्रधानमंत्री के साथ अयोध्या में थे तो प्रधानमंत्री जब बोलने के लिए खड़े हुए तो सारे खड़े हो गए, लेकिन सरसंघ चालक नहीं खड़े हुए। क्योंकि प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उनके रूप में तो होंगे, लेकिन संगठन के रूप में सरसंघ चालक बड़ा होता है। तो इसीलिए इसीलिए वो कुर्सी पर बैठे रहे, वो प्रधानमंत्री के खड़े होने पर नहीं खड़े हुए वो। लेकिन अवधेश जी, मैं वही समझना चाहती हूँ कि आपने कहा कि अगर उन्हें कोई सलाह देनी होगी बीजेपी सरकार को या किसी तरह की कोई बात, तो उसके लिए मंच है। हम यही समझना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को आप समझाइए कि इन जनरल भी आरएसएस और बीजेपी की रिलेशनशिप को लेकर काफी बातें कई बार कही जाती हैं कि कई बार कहा जाता है कि आरएसएस की सरकार में बहुत दखलंदाजी है, और कई बार विरोधी ये भी कहते हैं कि सरकार में अब आरएसएस की बिल्कुल नहीं चलती है। तो कई तरह के मत, अलग अलग जो मोटिव के पक्ष है वो कहते हैं कई तरह की बातें, लेकिन असलियत क्या है? किस तरह का एसोसिएशन रहता है सरकार और संघ के बीच में? असल में समस्या हमारी यह है कि हमारे देश में संगठनों को पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं की जा सकती। आरएसएस अन्य, जितना मैंने आरएसएस को पढ़ा है, समझा है, आरएसएस अन्य संगठनों की तरह एक संगठन नहीं है कि आरएसएस को हो कि ये आरएसएस है। आरएसएस का मतलब, आरएसएस ये कहती है कि हम समाज में संगठन नहीं है, हम समाज के संगठन है। समाज और आरएसएस एक पर्यायवाची है, दोनों एक दूसरे के साइनोनिमस हैं, ये अलग नहीं है। तो उस प्रकार से अब तो इसलिए स्वयंसेवक जो तैयार हो गया वो जाके कुछ भी अपना काम करे। तो आरएसएस अगर कहेंगे तो चूंकि नरेंद्र मोदी स्वयंसेवक है तो वो भी आरएसएस है, अमित शाह स्वयंसेवक हैं तो वो भी आरएसएस है, राजनाथ सिंह स्वयंसेवक हैं तो वो भी आरएसएस हैं। तो आरएसएस को आप वैसे भी डिवाइड नहीं कर सकते कि आरएसएस कोई अलग है और फलाना अलग है। मैं अगर आरएसएस में होऊंगा तो आपके साथ बात करते हुए मैं पत्रकार भी रहूंगा, मैं आरएसएस भी रहूंगा। तो ये, इसको सामान्यता आज के संदर्भ में नहीं समझा जाता है। इस समय बीजेपी में ज्यादातर जो मंत्री हैं वो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। नितिन गडकरी आरएसएस के हैं, तो आरएसएस का तो ये संबंध क्या होता है, फिर क्या संबंध होगा इसमें? तो नहीं, इसीलिए मतलब ये जो कहा जाता है कि सरकार के संचालन में, क्योंकि अब देखिए जो सरकार, जैसे प्रधानमंत्री भी का भी संघ का बैकग्राउंड है, नितिन गडकरी का भी संघ, सबका, लेकिन जब वो सरकार का हिस्सा बन जाते हैं और फिर आरएसएस एक संस्था है, संगठन है, तो उस वक्त कोलैबोरेशन किस तरह का रहता है? क्या उनकी दखल ज्यादा होती है या अब उनकी दखल ज्यादा नहीं रह गई है, नहीं हो पा रही है? मतलब जो अलग अलग तरह की चर्चाएं हम सुनते हैं, वो आज की तारीख की बात करें। आप जो है इसमें जो बैकग्राउंड कहते हैं ना, वही समस्या है कि संघ का बैकग्राउंड, वो बैकग्राउंड नहीं है, वो संघ के ही हैं। वो भाजपा के तो संघ का सदस्य तो होता नहीं है, भाजपा के वो सदस्य हैं, लेकिन संघ के स्वयंसेवक हैं, वो संघ के से जुड़े हुए हैं। वो बीजेपी में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इस आरएसएस का जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि संघ का स्वयंसेवक किसी भी वैसे पॉलिटिकल पार्टी में का सदस्य बन सकता है जो हिंसा में विश्वास नहीं रखता हो और जिसकी निष्ठा देश के बाहर नहीं हो। तो कोई भी, वो कांग्रेस में भी हो सकता है फलाना, तो इसलिए वो संघ ही है, यही तो समझने की जरूरत है। उससे स्वयंसेवक मिलते। अब आते हैं जो आप पूछ रहे हैं कि संघ क्या करती है। कोई भी पार्टी जब सरकार में, कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो उसमें दखल अंदाजी किसका होता है? कांग्रेस का ही होगा ना। जी।
होगा। अगर किसी को वाइस चांसलर बनाना है, किसी को डायरेक्टर बनाना है, किसी को पुरस्कार दिलाना है, तो कांग्रेस किसको भेजेगी? कांग्रेस पार्टी के लोगों को भेजेगी, जिसको चाहेगी। तो ये अगर बीजेपी का मतलब आरएसएस, आरएसएस की, अगर आरएसएस के लोगों की अगर सरकार है इसमें, तो वो तो अपने ही लोगों को बैठाएंगे ना, उसमें समस्या कहाँ होती है? और पूछेंगे, मैं अगर आरएसएस हूँ, शीतल राजपूत आरएसएस है, उनको अपना सरकार मानते हैं, तो मंत्री से पूछेंगे कि भाई मंत्री जी, आपके यहाँ ये गड़बड़ी क्यों हो रही है? आपके यहाँ हिंदुत्व पर काम क्यों नहीं हुआ है? वो दखलंदाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी, ये देश स्पष्ट सुन ले, इसको आप चाहें तो 3-4 बार चला लीजिए। भारतीय जनता पार्टी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में, सामान्य शब्दावली में, दुनिया की अन्य पार्टियों की तरह एक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा परिवार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक संगठन है, उसमें संघ के स्वयंसेवक ये राजनीति में काम करते हैं, राजनीति में काम करते हैं। वो इन सारे संगठनों के साथ उसका जुड़ाव है, उन संगठनों के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। आप अकेले नहीं है, केवल आरएसएस का मतलब आरएसएस नहीं, विश्व हिंदू परिषद को भी कोई लगता है तो वो भी मंत्रियों से पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ ये काम क्यों नहीं हो रहा है, आप मथुरा पर कोई बयान क्यों नहीं देते हैं, आपने जो है रोहिंग्या पर यह काम क्यों नहीं किया, आपकी शिक्षा नीति अगर अगर किसी को करना है तो ये भारतीय जनता पार्टी की अलग, वो कांग्रेस की तरह फलाने की तरह नहीं है। महात्मा गांधी कांग्रेस को भी ऐसा ही बनाना चाहते थे कि कांग्रेस पर भी गैर राजनीतिक लोगों का वर्चस्व हो, ताकि इसको सीधा रखें, नहीं तो सत्ता में जाने के सत्तावादी बन जाएंगे। तो आप कुल मिला के आप जो आप बात कह रहे हैं उससे ये उसके मायने निकलते हैं कि पूरा समन्वय है बीजेपी और आरएसएस के बीच में। मतभेद जिस तरह के कहे जा रहे हैं या जो बयानों को जिस तरह से एनालाइज किया गया या ट्विस्ट किया गया, वैसा कतई नहीं है, ऐसा हमेशा से रहा है और दखल रहा है, नहीं भी रहा है, और सामान्य है सब। नहीं, मतभेद भी होते हैं, ये मैं नहीं कहूंगा कि मतभेद, अभी भी बहुत सारे मुद्दों पर मतभेद होते हैं, लेकिन संगठन के लेवल से ज्यादा स्वयंसेवकों के परसेप्शन का है। जैसे इस बार के चुनाव में देश भर के जो स्वयंसेवक हैं, संघ से ही जुड़े हुए नहीं, संघ विचारधारा से जो बीजेपी में भी हैं, जो बाहर है, उनको ये लगा कि 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस प्रकार से कैंडिडेट के सिलेक्शन हुए जगह जगह, जिस प्रकार से गठबंधन हुए, जो चुनाव में मुद्दे लाए गए, वो मुद्दे उसके अनुकूल नहीं थे। बाहर से लोगों को ला करके आप एक दिन में अशोक चौहान को लाते हैं और सुबह आप राज्यसभा दे देते हैं, तो जो पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर जो लोग 50 साल से काम कर रहे हैं, जिनकी अपनी एम्बिशन है और होने भी चाहिए, उनको लगता है आपने क्या कर दिया। जिस जिस अशोक चौहान के विरुद्ध पूरा संगठन लड़ाई लड़ रहा है, विद्यार्थी परिषद लड़ रहा है, उसको आप दे देते हैं। आप आरपीएन सिंह को उत्तर प्रदेश में लाते हैं, तो वो स्वयंसेवक का मतलब विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के अंदर एक भाव था, और उसके कारण जगह जगह उनमें उदासीनता देखी गई, और इसी कारण जो नैरेटिव की लड़ाई थी वो नहीं लड़ी जा सकी, वो नहीं लड़ी जा सकती। तो संघ ने अपना काम किया संगठन के तौर पर। संघ चुनाव में किसी को नहीं कहती है कि आप वोट डालने जाओ, संघ चुनाव में मतदाता जागरूकता का काम करती है, और वो चुनाव के 6 महीने पहले से वो शुरू कर देते हैं। उन्होंने पूरा किया है। अभी आंकड़े आ जाएंगे, कई करोड़ बैठकें हुई हैं उसमें, कुछ करोड़ बैठकें हुई होंगी उसमें। वो जाते हैं कि मतदाता के नाते आपका क्या दायित्व है, आपको वोट डालना चाहिए, वोट डालने समय आप क्या सोचे, देश की परिस्थिति कैसी है। लेकिन कुछ उदासीनता आप कह रहे की थी कुछ कैंडिडेट्स को लेकर, टिकटों को लेकर। पूरे देश में नहीं, उदासीनता उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम रही है। लोगों ने मन महसूस करके बीजेपी को जहां जिताया है, वोट दिया है, कार्यकर्ता या तो उदासीन थे, कहीं चुपचाप जाके अपना वोट डाल दिया, या वो बीजेपी में भी, भाई आरएसएस, मैंने बता दिया कि आरएसएस कोई अलग संगठन नहीं है, बीजेपी में भी बहुत बड़ी संख्या जो है वो विद्यार्थी परिषद और संघ से आए हैं। विद्यार्थी परिषद संघ का संगठन होता है। और बाहर भी जो लोग हैं वो उस रूप में इसको नहीं समझा जा सकता है, तो उनका परसेप्शन था, लोगों ने कहीं कहीं विद्रोह कर दिया है, कहीं कहीं हराया है, तो वो सब काम इस बार हुए हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत हुई बीजेपी के सामने कि नैरेटिव जो हुआ कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये जो नैरेटिव हुआ कि आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, ये नैरेटिव
बहुत नुकसान हुआ। ये झूठा नैरेटिव हुआ, क्योंकि कार्यकर्ता आपके सक्रिय नहीं थे तो नैरेटिव की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकी, सोशल मीडिया पर वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकी, समाज में नहीं लड़ा जा सकी, अपने मतदाताओं को घर तक निकाल के लाना कठिन हो गया। वो कारणों से हुआ है वो, लेकिन ये संघ ऑर्गेनाइजेशन इसमें कहीं नहीं है, ये व्यक्ति के स्तर पर अपनी समझ है। दूसरा क्या हुआ है कि इस सरकार में जो निष्ठावान प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है उनकी जगह जगह अनदेखी हुई पिछले 10 सालों में, उनको जो महत्व मिलना चाहिए नहीं हुआ है। ब्यूरोक्रेसी जगह जगह राज्य सरकारों में हावी हो गई है, था पुलिस हावी है, छोटे छोटे काम नहीं होते हुए कार्यकर्ताओं को, विशेषकर उत्तर प्रदेश में कई बार एक मोटरसाइकिल पकड़ जाए तो जिला अध्यक्ष की हैसियत छुड़ाने की नहीं, तो लोगों ने सोचा कि हमारी सरकार कैसे है, चलो राम मंदिर बन गया, लेकिन हमारी तो सरकार है नहीं, हमको तो काम नहीं मिलता है, हम तो बीमार पड़ते हैं तो हमको एक हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में हम इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो लोग निराश हो गए थे, उसके कारण ये परिणाम आए हैं। नहीं तो नहीं तो ये संघ इसमें इन्वॉल्व नहीं है, संघ ने अपना काम किया है, लेकिन ये जो विचारधारा से जुड़े हुए प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है करोड़ों की संख्या में, जिन्होंने भाजपा को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व के आधार पर, हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रीय भाव के आधार पर और उससे जुड़ा हुआ जो सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस है, जो एग्जैक्ट सोशल, उसके आधार पर जो हाथों हाथ उठाया था, उसको थोड़ी निराशा हुई है। फिर भी लोगों ने काम किया, उसके बावजूद बहुत, तब तो इतने वोट आए, उनका वोट परसेंट तो केवल 0.80% I'm sure BJP has learned its lessons. सबक सीख चुकी है बीजेपी, जो भी कमियां हुई वो आगे सुधारी जाएंगी, मंथन तो होगा ही। और संघ भी ऑब्वियसली हमेशा संगठन के तौर पर बीजेपी के साथ है, सरकार के साथ है, सरकार भी संघी से आई है जैसा कि आपने कहा अभी, तो आई एम श्योर कि ये सब चीजें जो है ये कंसिडरेशन में ली जा रही है। उसमें एक लाइन जरूरी है, संघ मानती है कि सत्ता की अपनी सीमाएं हैं, समाज परिवर्तन के और देश परिवर्तन के लिए सामाजिक आंदोलन आवश्यक है, सत्ता से चीजें नहीं बहुत ज्यादा बदल सकती है, सत्ता की उसमें केवल भूमिका होगी सहयोगी की। इसलिए मूल यही, देश सर्वोपरि है, मूल तो यही है, मूल यही है और यही मेरे ख्याल से रहना भी चाहिए। बहुत धन्यवाद अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। आगे भी आपसे निरंतर चर्चाएं होते रहेंगी, क्योंकि राजनीति पे जो आपकी पैठ और पकड़ और जो रिसर्च है वो वाकई लाजवाब है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही याद करते रहिए, और कम से कम सीधे नहीं तो ये जो है वर्चुअली जो है मेल मुलाकात होती रही। और बहुत शानदार जो है आजकल आपकी तस्वीरें शानदार दिख रही है, उम्र दिखाई नहीं देती है तस्वीरों में एकदम चमकते हुए। बहुत धन्यवाद आपका, बस काम में लगे रहते हैं निरंतर, और आई गेस वहीं से वो पूरी ऊर्जा मिलती है, आपको भी और हम सभी पत्रकारों को जो ऊर्जा मिलती है वो अपने काम से ही मिलती है, काम के प्रति डेडिकेशन से ही मिलती है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।